गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सरला फेज इक्विलिब्रियम में आज आपको द्रवों में विलयन के बारे में समझाने जा रही हूँ। जब भी दो द्रव आपस में संपर्क करते हैं तो वे या तो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं या फिर आंशिक रूप से मिक्स होते हैं या बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। इस प्रकार के जो द्रव हैं इनके विलयन को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला वो द्रव जो कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रणीय होते हैं। ये द्रव या तो ध्रुवीय हो सकते हैं या अध्रुवीय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्राप्त विलयन एक वास्तविक विलयन होता है। ये आदर्श और अनादर्श दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल और जल, बेंजीन और टोलुइन। क्योंकि अल्कोहल और जल दोनों ही ध्रुवीय हैं तो ये एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स होंगे। बेंजीन और टोलुइन दोनों ही अध्रुवीय हैं तो ये भी एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिश्रणीय हैं। दूसरा वे द्रव जो कि आपस में पार्शियली मिसिबल होते हैं, आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं। इनमें एक द्रव तो ध्रुवीय होता है या अध्रुवीय हो सकता है और दूसरा द्रव ध्रुवीय होता है, जैसा कि ईथर और जल। इसमें एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय है। दूसरा है फिनॉल और जल, इसमें दोनों ही ध्रुवीय हैं। तीसरा वे द्रव जो कि आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। इनमें इन दोनों ही द्रवों का नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है। इनमें से एक तो ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, और दूसरा अध्रुवीय नॉन पोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजीन और वाटर। वाटर यहाँ पर ध्रुवीय विलायक है जबकि बेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है। इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है और जल एक ध्रुवीय विलायक है। जब पूर्ण मिश्रणीय द्रव होते हैं इनकी गुणों की तुलना हम गैसों से कर सकते हैं, क्योंकि गैसों को भी किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो एक समान मिश्रण बनाती है। लेकिन क्योंकि जो ऐसे वाले द्रव हैं इनका विलयन बनाते समय या तो आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है। इसी प्रकार विलयन बनाते समय कभी ऊष्मा का अवशोषण होता है या कभी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इस तरह के द्रवों के विलयनों के गुणों का हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते, विस्तार में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो मुख्य रूप से हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं, आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। जब भी ऐसे दो द्रव जो आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं उन्हें आपस में मिलाया जाता है तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, विलयता है, वो ताप और द्रवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक द्रव को दूसरे में मिलाने पर पहले तो ऐसा लगता है कि आपस में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनका कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं, रेशो चेंज करते हैं, तो दो जो द्रव लेयर हैं वो अलग हो जाती हैं, दिखाई देती है हमें। प्रत्येक परत एक द्रव का दूसरे में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और दोनों परत आपस में साम्यावस्था में होती हैं। इन्हें संयुग्मी परत या कॉन्जुगेट लेयर्स भी कहा जाता है। इसमें ताप की मुख्य भूमिका होती है, तो वह ताप जिसके ऊपर या नीचे संयुग्मी परतें पूरी तरह से मिश्रित हो जाती हैं वो क्रांतिक विलयन ताप या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। इस ताप का मान द्रवों की प्रकृति के अनुसार उच्चतर निम्नतर दोनों हो सकते हैं। किसी भी विशेष तंत्र के लिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है जिस पर अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है। द्रवों की शुद्धता जांचने के लिए क्रांतिक विलयन ताप एक बहुत ही मुख्य गुण है। क्रांतिक विलयन ताप के आधार पर द्रव तंत्रों को तीन प्रकार के द्रव मिश्रण में बांटा जाता है। पहला वे जिनके द्रव मिश्रण का क्रांतिक विलयन ताप उच्चतर होता है, जैसे कि फिनॉल वाटर सिस्टम। जब फिनॉल और जल को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें दो परतें दिखाई देती हैं। एक परत तो जल में फिनॉल और दूसरी परत फिनॉल में जल की होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहली परत
में फ़िनॉल की जल में और दूसरी परत में जल की फ़िनॉल में धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, विलेयता बढ़ती है और एक विशेष ताप पर दोनों परतों का जो संगठन है, कॉम्पोजिशन है, वो एक हो जाता है और उस समय हमें एक ही परत दिखाई देती है। तो वह उच्चतम ताप या वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर दोनों परतों का आपस में मिक्स हो जाना और एक ही परत के रूप में दिखाई देना क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहलाता है। फिनॉल जल तंत्र के लिए इसका मान 66 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके संगत द्रव मिश्रण का जो संगठन है वो 14% फिनॉल होता है, यानी कि जब मिश्रण में 14% फिनॉल होती है उस समय क्रांतिक विलयन ताप पर दोनों जो फिनॉल और वाटर हैं वो अलग अलग लेयर नहीं रह करके एक सिंगल लेयर हमें दिखाई देती है, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं फिगर में कि हमें एक पैराबोलिक कर्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब इस टेम्परेचर से नीचे हम जाते हैं यानी 66 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब आते हैं तो हमें दो परतें दिखाई देंगी जो कि इस पैराबोलिक क्षेत्र के अंदर होती हैं, साम्यावस्था में होती हैं। जब इस पैराबोलिक क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव परत का संगठन हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए एक टाई लाइन खींची जाती है। 66 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर फिनॉल वाटर सिस्टम प्रत्येक संगठन पर पूरी तरह से मिश्रित होते हैं। दूसरा है वे तंत्र जिनके द्रव मिश्रण का क्रांतिक विलयन ताप निम्नतर होता है, जैसे कि ट्राई एथिल एमीन और जल तंत्र। इस तंत्र के दोनों द्रवों को मिलाने पर इनकी जो पारस्परिक विलयता है वो ताप कम करने के साथ बढ़ती है। फिनॉल वाटर सिस्टम में क्या हो रहा था, ताप बढ़ने पर विलयता बढ़ रही थी और ताप कम करने पर परतें अलग अलग दिख रही थी। यहाँ पर ताप कम करने पर विलयता बढ़ती है और वह निम्नतम ताप है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसके पश्चात दोनों द्रव किसी भी अनुपात में पूरी तरह से मिश्रित ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है उसका नेचर फिनॉल वाटर सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट है। फिनॉल वाटर सिस्टम में हमें पैराबोलिक कर्व दिख रहा था, ट्राई एथिल एमीन में हम देख रहे हैं कि लोअर टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दोनों पूरी तरह से मिश्रणीय हैं, ये इसका क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। और 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर यह तंत्र दो अवयवी द्रवों में अलग होने लग जाता है, अतः ये फिनॉल वाटर सिस्टम की बिल्कुल अपोजिट है। इसी प्रकार डाई एथिल अमीन और जल तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा, वे तंत्र जिनमें द्रवों की पारस्परिक विलयता ताप बढ़ाने या कम करने पर बढ़ती है, अर्थात इस प्रकार के तंत्र में उच्चतर व निम्नतर दोनों क्रांतिक विलयन ताप पाए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है निकोटीन और जल तंत्र। ये इस तंत्र का व्यवहार दोनों प्रकार के तंत्रों का मिश्रण होता है। इस कारण इस प्रकार के तंत्रों के सदैव ही दो क्रांतिक विलयन ताप हमें मिलते हैं। ऐसे तंत्र निकोटीन और जल साधारण ताप पर पूरी तरह से मिश्रणीय होते हैं। जब ताप बढ़ाते हैं तो उनकी विलयता घटती है और अवयव अलग अलग हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ताप को और बढ़ाने से दोनों अलग अलग परतें फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और एक विशेष ताप पर पूरी तरह से मिश्रणीय विलयन बना लेती हैं। इस प्रकार दो क्रांतिक विलयन तापों वाला एक बंद विलयता वक्र हमें दिखाई देता है, जैसा कि अभी हमने इस फिगर में देखा है कि एक बंद विलयता वक्र हमें प्राप्त होता है। इसमें उच्चतम क्रांतिक विलयन ताप 208 डिग्री सेंटीग्रेड है और निम्नतम क्रांतिक विलयन ताप 68.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इन दोनों तापों पर हमें जो मिश्रण निकोटीन और जल हैं आपस में पूरी तरह से मिश्रणीय होते हैं।
पूरी तरह से ये मिश्रणीय विलयन इन दोनों तापों पर बना लेते हैं। अब हमने बताया था कि क्रांतिक विलयन जो ताप है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इस पर अशुद्धियों का भी प्रभाव होता है। तो अशुद्धियों का प्रभाव किस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। अशुद्धि की उपस्थिति, चाहे वो एक प्रावस्था में विलय हो या दोनों प्रावस्थाओं में विलय हो, क्रांतिक विलयन ताप के मान और क्रांतिक विलयन ताप दोनों पर द्रवों के संगठन पर प्रभाव डालती है। वे पदार्थ जो कि एक ही द्रव में विलय होते हैं वो अपर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके मान को बढ़ा देते हैं, जबकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के मान को कम कर देते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए जो दोनों प्रारंभिक द्रवों में विलय होते हैं वो अपर क्रांतिक विलयन ताप का मान कम कर देते हैं और लोअर क्रांतिक विलयन का मान बढ़ा देते हैं। जब अशुद्धि दोनों द्रवों में से केवल एक में ही विलय हो तो द्रवों की पारस्परिक विलयता कम हो जाती है और क्रांतिक विलयन ताप के मान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि फिनॉल वाटर सिस्टम है, अगर हम इसमें 1% NaCl मिला देते हैं तो अपर क्रांतिक विलयन ताप के मान में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो जाती है। और क्योंकि जो NaCl है वो जल में तो विलय होता है लेकिन फिनॉल में विलय नहीं होता। इसी प्रकार फिनॉल जल तंत्र में यदि फिनॉल में नेफ्थलीन का 0.12% विलय हो तो फिनॉल जल तंत्र के क्रांतिक विलयन ताप में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाती है। और जब अशुद्धि, यहाँ तो हमने देखा कि अशुद्धि किसी एक ही द्रव में विलय है, और लेकिन जब अशुद्धि दोनों में विलय होती है तो क्रांतिक विलयन ताप के मान में कमी हो जाती है। जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम में अगर 0.98% सोडियम ओलिएट डाल दिया जाए जो कि दोनों में विलय होता है, तंत्र के क्रांतिक विलयन ताप में 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से इस तंत्र में सक्सीनिक एसिड मिलाने पर भी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के मान में या क्रांतिक विलयन ताप के मान में कमी आ जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि अशुद्धि की उपस्थिति से क्रांतिक विलयन ताप किस प्रकार से प्रभावित होता है, और हमने यहाँ पर दो द्रवों के मिश्रणों के व्यवहार को भी समझा। इससे अगले लेक्चर में हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।